सुप्रभात, जोहार छत्तीसगढ़। आप सभी प्रतिभागियों का भाई वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कलचुरी वंश में जितने भी राजा हुए हैं, शुरू के 11 राजा, रिवाइज करके आए हो। शुरू के 11 राजा। कलचुरी वंश में टोटल कितने राजा बताओ तो? 32 है ना, टोटल बोलने से 32। और जो अंधकार में थे उनकी संख्या बताओ, और जो अंधकार में नहीं थे उनको बताओ। 19। क्या बोल रहे हैं? 19। और अंधकार से पहले कितने लोग थे? 11। और अंधकार के बाद कितने लोग हो गए? अरे 19 में 11 घटाओ ना जी, कितने बच जाएंगे? 8 ना। हाँ, तो अंधकार के बाद 8, अंधकार के पहले 11, टोटल 19, और कुल बोलने से 32। और रायपुर का याद है कुछ? रायपुर में कितने राजा थे? 22। कितने राजा थे? 22। तो चर्चा जो है कल्याण साय से शुरू हो रही थी, यहीं पे आके अटक गई थी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कल्याण साय शासनकाल 1544 से 1581 ईस्वी, लगभग इन्होंने 37 साल राज किए। इनके पिताजी को आप लोग पढ़े हो, ये तो और काफ़ी समय तक राज किए, देख रहे हो, 50 साल मायने रखता। 50 साल, अभी तक कोई भी कलचुरी वंश का राजा अकेले 50 साल राज नहीं किया। तो बहारेंद्र साय, ध्यान रखेंगे, कोसगई, छुरी कोसगई को राजधानी बनाया। कोसगई किला बनाया रहने के लिए, अपने राजकोष को संभालने के लिए कोषागार की स्थापना किया। इसको याद एग्जाम में पूछा जाता है। और पूजा पाठ, उपासना, शांति, श्रद्धा के लिए कोसगई माता का मंदिर का निर्माण किया। और इन्होंने क्या एक जीर्णोद्धार किया? रतनपुर के महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ध्यान रखने इस चीज को। अब आ रहे हैं कल्याण साय। बहारेंद्र के बाद कल्याण साय। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ना बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय को लेकर थोड़ा सा जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ा जाता है। तो बाहर निकला कल्याण करने के लिए कौन? लक्ष्मण। ऐसे याद ना, बाहर लक्ष्मण निकला कल्याण करने के लिए, ऐसा बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बाहर कल्याण करने के लिए लक्ष्मण निकले। चलिए, तो यहाँ पर इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। घटना क्या पढ़े थे हम लोग कि मंडला के जो सामंत थे या मंडला के जो राजा थे, क्षेत्रीय राजा, उनके साथ राजस्व विवाद को लेकर जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या चलना, कोर्ट चला, कचहरी चला, केस चला, ऐसा सब कह सकते हो। क्योंकि मंडला के राजा सामंत ने जो है इस विवाद के मैटर को लेकर कहाँ पहुँच गए? सीधा अकबर के दरबार में। अकबर, उसमें मुगल बादशाह कौन थे? अकबर। और सुनवाई वगैरह हुआ तो इसमें जो है कल्याण साय क्या दोषी पाए गए। तो दोषी पाए गए तो उनको जो है सज़ा मिली। और सज़ा जो है, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का कहना है कि सज़ा के रूप में जो है मुगल दरबार में उनको 8 वर्षों तक रहना पड़ा। 8, अब हो सकता है वो बढ़ भी जाता, 8 से ज़्यादा हो जाता, लेकिन वो 8 वर्ष तक रहे। और कैसे छूट के आए, ये भी आपको थोड़ा सा जानना है। तो इसको लेकर इतिहासकारों के अलग अलग थोड़े से मत हैं, ध्यान रखना। चर्चा किसकी हो रही, कौन से राजा की? कल्याण साय। अब देखते हैं इनका कल्याण करने के लिए कौन आएगा, क्योंकि ये तो जेल चले गए हैं, या फिर कैद में चले गए हैं, या फिर कह सकते हो मुगल दरबार में पहुंच गए हैं सजा के रूप में। तो ध्यान रखना, इसमें इतिहासकारों के नाम अलग हैं। एक आपको याद रखना, बाबू रेवाराम। ध्यान रखना, पहला बाबू रेवाराम, ये इतिहासकार हैं बाबू रेवाराम। इनका तारीखें है वंशी, इतिहास, समुच्चय, राम, राघव, ऐसा करके दुनिया भर का इनका रचना है, बहुत फेमस है। ठीक है, बाबू रेवाराम ये मराठा काल में रतनपुर में उस समय के दरबारी कवि थे। ठीक है जी। तो रतनपुर के रहने वाले ये इतिहासकार बाबू रेवाराम कहते हैं कि इन्होंने बताया कि कल्याण साय और मंडला के राजस्व अधिकारी के मध्य क्या हो गया? विवाद हो गया। इन्होंने क्या कहा है कल्याण साय के बारे में, ये आपको एकदम संक्षेप में लिखना है। इन्होंने बताया अपने साहित्य में कि मंडला के राजा और कल्याण साय के मध्य
राजस्व विवाद हुआ था। ये जानकारी, प्रश्न आता है कि ये जानकारी किसके साहित्य में मिला है, तो आप क्या बोल रहे हैं, बाबू रेवाराम। ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान रखना, कल्याण साय दोषी सिद्ध होने के बाद 8 वर्षों तक तत्कालिक मुगल शासक कह लो या मुगल बादशाह कह लो, अकबर के दरबार में रहे। या पूरा यहाँ रहकर उन्हें राजस्व संबंधी जानकारियों से अवगत कराया गया। फिर वे वापस रतनपुर लौट गए। तो ये 4 पॉइंट में बाबू रेवाराम के बारे में, बाबू रेवाराम जो है इनके बारे में जानकारी दिए हैं। संक्षेप में इसको ध्यान रखना। कल्याण साय 4 पॉइंट याद रहेगा, स्टोरी फॉर्म में याद रखो। मंडला के राजा और कल्याण साय के बीच में कौन सा विवाद हुआ है, राजस्व संबंधी विवाद। अरे भाई भूमि जमीन संबंधी, थोड़ा सा जैसे गांव में देखो खेत खार को लेकर बहुत झगड़ा विवाद चलता है ना, वो खेत के मेड़ को लेकर जानते हो, ये मेड़ क्या आधा मोर खपड़ दी, ये खपड़ दी से करके, या बाड़ी वाड़ी रहता है गाँव में, बाड़ी है ना, ये थोड़ा 5 हाथ ये कम हो गया, ज़्यादा बहुत चलते जानते हो सब। जमीन विवाद सबसे खतरनाक विवाद है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा, कल्याण साय दोषी सिद्ध होने के बाद 8 वर्ष तक तत्कालिक मुगल शासक कौन थे, अकबर, हाँ, उनके दरबार में यहाँ रहकर उनको क्या किया गया, राजस्व संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया। देख भाई मैटर ऐसा है, राजस्व संबंधी ये नियम कानून अच्छे से देख ले, गलती तो तू किया है, अब सीख ले, आगे गलती मत करना। तो फिर ये सारा चीज़ से वो सीखा तो खुद क्या बन गया, बताया था कल, पटवारी ट्रेनिंग है ना, पूरा राजस्व संबंधी राजस्व अधिकारी आरआई बन गया, पटवारी बन गया जैसे बोल लो। फिर वे वापस कहाँ चले गए, रतनपुर चले गए। ये कहना है कि इनका बाबू रेवाराम। तो अब ये तो इनका कहना है कि ऐसा हुआ था करके, लेकिन दूसरे इतिहासकार लोग कुछ और बताते हैं। जैसे कि आप लोग लिखेंगे, दूसरे इतिहासकार लिख लेना, शिवदत्त शास्त्री। ये एक इतिहासकार हैं सॉरी, इनकी रचना है इतिहास समुच्चय। ये इनके साहित्य इतिहास समुच्चय, इन्होंने बताया है कि ये इतिहास समुच्चय पब्लिश तो नहीं हुआ था, लेकिन इनकी रचना है। इसमें ये बताते हैं कि कल्याण साय जो है उनके दरबार में रह रहे थे, और सजा का कोई ऐसा फिक्स वो नहीं था कि इतने साल के लिए सजा है, इतने साल रहेगा, ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला। तो कहा जाता है कि उस समय के यहाँ के रतनपुर का एक बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान था, और पहलवानी बहुत आला दर्जे का आदमी था। तो उस समय ऐसी बात हुई, बोलते हैं कि उसमें जहांगीर आ गए थे, है ना, क्योंकि अकबर तो निपट गए थे। अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर। तो जहांगीर के बारे में पता चला हुआ कि वो जहांगीर क्या है, थोड़ा सा दयालु टाइप का आदमी है। उनके पास वो घंटी वंटी रखते थे, जानते हो तुम लोग, वो क्या बोलना चाहिए, यमुना नदी के किनारे ना घंटी रखे थे। सुबह सुबह कोई घंटी बजा देता था तो उनका सुनाई वो कर देते थे। इसी इसे आपको सुने होंगे महाभारत में कर्ण
कर्ण क्या है, दानवीन कर्ण था, दानी था बहुत, सुने भी होगे, कात पढ़े होगे, है ना। सुबह सुबह कोई भी उससे कुछ मांगता था उसको वो दे ही देता था। आप लोग महाभारत में देखे भी होगे, सुबह सुबह जब उनको कवच लेना था उनका, किसका, वज्र कवच, कर्ण के पास कवच था ना, सूर्यपुत्र कर्ण, तो अब उसको तो मारना संभव था, तीर घुस ही नहीं सकता था, इतना शरीर का वज्र का था। तो राजा इंद्र उनके जो है अर्जुन के क्या लगते थे, अब पुत्र समान थे, है कि नहीं। तो कूटनीति करके ऐसे भिखारी बन के, या कह सकते हो ब्राह्मण बन के सवेरे सवेरे जो है दानवीर कर्ण के पास पहुँचे और बोले कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो बोले जो बताओ क्या चाहिए। तो बोले कि आपका कवच चाहिए करके। तो फिर अब उसका नियम रहता है, सुबह जो भी कुछ मांगेगा मैं दूंगा ही दूंगा। तो फिर नियम में फंस गए, तो उनको मजबूरन क्या निकाल के देना पड़ा, अपना कवच निकाल के देना पड़ा दाने। तो ऐसे ही कुछ जहांगीर के भी अपने काम में कर, हालांकि वो बहुत बड़े पियक्कड़ थे, है ना, नाम ही था जहांगीर, जहाँ पाके पी के वो गिर जाता था, ठीक है, नाम था जहांगीर। तो उनके शासनकाल में भी एक घंटी था, घंटी को कोई बजाता था सुबह, तो फिर हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसी कुछ सुना रहा होगा। तो यहाँ पर शिवदत्त शास्त्री बताते हैं कि उस ज़माने में पहलवानी होता था, जिसे जानते हो नाग पंचमी में स्कूल में कुश्ती होता था पहले, आजकल पता नहीं होता कि नहीं होता है। नाग पंचमी, सावन पंचमी होता है ना अभी जैसे हुआ है, तो स्कूलों में स्पर्धा होता था, कुश्ती उश्ती कुछ कुछ होता था। तो ऐसे यहाँ पर कुश्ती वगैरह होता था उस ज़माने में। तो कुश्ती में जो हरा देगा हमारे पहलवान को, उस, है ना, तो उसको जो है हराने के बाद हम क्या है आपके कह सकते हैं वो जो कल्याण से उसको छोड़ देंगे। तो रतनपुर का एक नाम था जिसका नाम था गोपाल राय, ध्यान रखना, पहलवान गोपाल राय, ध्यान, पहलवान गोपाल राय। इसको कई लोग जो है गोपल्ला वीर भी कहते हैं, गोपल्ला वीर। गांव वाले क्या बोलते इसको, गोपल्ला वीर, बहादुर था, पहलवान था। तो पहलवान गोपाल राय आपको ध्यान रखना है, ये गोपल्ला वीर कहलाता था। राजा कल्याण साय के लिए, कल्याण साय की मुक्ति के लिए, जहांगीर कहाँ रहते पता है आप लोगों को, उन लोगों की राजधानी कहाँ था, कुछ आइडिया, मुगलों की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली था कि आगरा था कि फतेहपुर सिकरी था, क्या था बताओ। तुम लोग मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या, नहीं पहुँचे हो क्या अभी, पीएससी वाले नहीं पहुँचे हो, चलो ठीक है, पता करना। हाँ आधुनिक आ गया, ससुर ठगते हो मेरे को, है ना। हाँ आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो गए हैं। हाँ तुम लोग को इतना बड़ा मुगल साम्राज्य की राजधानी नहीं पता, दिल्ली है कि आगरा है कि फतेहपुर सिकरी है। चलो ऑनलाइन वाले बता सकते हैं, आगरा है ना, तो आगरा है भाई, देखे मुमताज मुमताज का सब ताजमहल बने ही बने हैं। तो आगरा था बहुत दिन तक, और तुम्हारा ये फतेहपुर सिकरी था। तो यहाँ पर कल्याण साय की मुक्ति के लिए आपको ध्यान रखना है, मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली गया, मुक्ति के लिए कहाँ गया, दिल्ली गया। वहाँ पहलवानी के दम पे, पहलवानी के माध्यम से राजा को बरी करने में या मुक्त करने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये ध्यान रखना। और पहलवानी इतना अच्छा किया, उसको हरा दिया, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह लगा था वो भी माफ़ हो गया, ऐसा कहा जाता है। टकोली या टैक्स या फिर कर को माफ़ कर दिया गया, या जो भी जुर्माना लगा रहा होगा कल्याण साय के ऊपर वो सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि आपके पहलवान ने पहलवानी में, ठीक है, कमाल कर तब दिखाया है, तो इसलिए हम जो है आपको क्या कर दे रहे हैं, बरी कर दे रहे हैं। ऐसा करके जहांगीर छोड़ दिया कल्याण साय को। ये जानकारी कौन दे रहे हैं करके सवाल आता है, या किसके माध्यम से पता चलता है, तो शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय से हमें जानकारी मिलता है। तो दो इतिहासकार हो गए जानकारी। अब यहाँ पर तीसरी जानकारी आपको याद रखना है। एक गीत गाँव मन में चलता था जिसका नाम था गोपल्ला गीत,
जैसे आप लोग सुने होंगे गाँव मन में सवेरे सवेरे पहले, अब तो थोड़ा सा मोबाइल टावर ये सब का ज़माना आ गया, नहीं तो पहले गांव में सब मोबाइल वाला बहुत टी टावर कम होता, तो गांव गांव में पहले देवार लोग आते थे और सवेरे सवेरे ऐसे गाना वाना भजन गा के चले जाते थे। याद है? उन लोग को चावल वावल दे दो। हाँ, हम लोग छोटे छोटे जब थे ना, नान नान 5 6 7 8 साल के, तो सवेरे सुबह सुबह सो के उठे रहते तो वही सब देखते थे। ठीक, गाँव पहुँच जाते थे वो बजा के, समझते हो ना वो रहता है ना तुमा लौकी का टाइप का तमूरा। हाँ, जी गंगा ऐसे करके गाना वाना गाते ऐसा। अब ये सब सिस्टम खत्म हो रहा है, वो लोग पास भी टाइम नहीं, वो लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। हाँ, तो गोपल्ला गीत, तो क्षेत्रीय गीत है गोपल्ला गीत। इसमें जो है पता चलता है कि कल्याण साय का दिल्ली जाना जहांगीर के समय हुआ, ऐसा बताया गया। कल्याण साय दिल्ली जहांगीर के समय गए, जहांगीर के शासनकाल के समय गए। ये जानकारी मिलता है गोपल्ला गीत। गीत भी है, बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे बादशाह जेकर बेटा शाहजहां, ऐसा करके एक गीत है। तो कल्याण साय दिल्ली जहांगीर के शासनकाल में गए थे, ऐसा जानकारी किसे मिलता है? गोपल्ला गीत। और थोड़ी देर सबसे पहला जो पढ़े उसमें ये पता चला कि अकबर के दरबार में गए थे। तो अकबर के दरबार के समय में हो सकता है वो रिपोर्ट FIR करने गए होंगे, केस चल रहा था, कब केस लंबा चला 8 साल, निपट गए। तो कुछ इतिहासकार बोल रहे हैं कि अकबर के दरबार में गए थे, कुछ बोल रहे हैं जहांगीर के दरबार गए हैं। तो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये PSC लेवल में पूछा जाता है ना, ये व्यापक में नहीं पूछेगा सब सवाल, ऐसा समझ में, PSC लेवल का बता रहा हूँ। चलो अगला लिखेंगे आप लोग, जहांगीर की आत्मकथा। एक खास और प्रमाण है कि कल्याण साय वहाँ पहुँचे थे, उसका प्रमाण स्रोत है जहांगीर की आत्मकथा। मिडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ोगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो मुगल साम्राज्य सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो वहाँ के जितने भी राजा हैं उन लोगों की बहुत सारी रचनाएं हुई हैं, या उस शासनकाल में बहुत सारे साहित्यों की रचना की गई है, जिनमें बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का क्या हुआ, अनुवाद हुआ है। क्योंकि मुगल बादशाह लोग आए थे या मुगल लोग आए थे, तो इनकी भाषा हिंदी तो थी नहीं, संस्कृत भी नहीं थी, इन लोग की भाषा क्या थी, अरबी फारसी ये सब था। तो अरबी फारसी अलग लैंग्वेज है। तो इंडिया के जितने भी वेद शास्त्र कुरान पुराण कहना चाहिए जो भी है, उन सब का क्या हुआ, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ऐसे ही अंग्रेज लोग भी आए थे, तो अंग्रेज लोग भी जितने भी यहाँ के धार्मिक वेद शास्त्र सब का जो है अंग्रेजी में क्या किए, वो लोग ट्रांसलेट करवाए और वहाँ जाके दुनिया भर की रिसर्च करके एक से एक आविष्कार कर लिए। ऐसा नहीं है, आप लोग जब इतिहास बारीकी से पढ़ोगे तो इंडिया में हर चीज़ का क्या था, हर समस्या का समाधान था, हर चीज़ था यहाँ पर। इसीलिए सोने की चिड़िया था, ऐसा नहीं केवल पैसा था तभी, सब चीज़ में नंबर 1 था, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जहांगीरनामा के याद रखना, जहांगीरनामा की जो आत्मकथा का बुक का नाम है तुझके जहांगीरी, लिख लेंगे, तुझके जहांगीरी। ये इनकी खुद की लिखी गई किताब है। आप सभी जानते हो आत्मकथा मतलब क्या होता है। आत्मकथा मतलब जो खुद के द्वारा लिखा जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, आत्मकथा को, बायोग्राफी कि ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी इनका क्या है, तुझके जहांगीरी। तो इसमें पता चला है कि जहांगीर का जो पुत्र था, जहांगीर का पुत्र, नाम था उसका परवेज। ठीक है, परवेज ने कल्याण साय को पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, ठीक है, गिरफ्तार करने हेतु अपनी सेना भेजी, ऐसा जानकारी मिलता है। तुझके जहांगीर सेना भेजी और उसके बाद फिर
कल्याण साय को जहांगीर के सामने पेश किया गया, जो रतनपुर का उस समय जमींदार था। वहीं कल्याण साय ने जहांगीर को नजराने के तौर पर 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किया। सेना भेजी, सेना लोग पकड़ के ले आए इसको, कल्याण साय को। फिर कल्याण साय जहांगीर के समक्ष या सामने 80 ठोक हाथी और 1 लाख रुपए। उस जमाने में 1 लाख कितना रहा होगा समझो। कितने 100 साल पहले देख लो, 16वीं शताब्दी है। 16वीं शताब्दी मतलब आज से 500 साल पहले 1 लाख, 500 साल पहले 1 लाख मतलब कितने के बराबर होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, तुक्का मारो, कितना के बराबर हो सकता है आज के कंपेयर में? आज से 500 साल पहले 1 लाख रुपए दिए वो जुर्माना के रूप में। कति खोल बताओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। करोड़ है? अरे करोड़ से भी ज़्यादा है भैया, अरब है ना, अरब है ना, वो भी लगभग 150 अरब मान के चलो, है कि नहीं, आज से 500 साल पहले। तो कल्याण साय जो है जहांगीर के सामने 80 ठोक हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किए नजराने के रूप में, ताकि मतलब फांसी में चढ़ाई। ये ध्यान रखना। तो ये सब जानकारी किस मिल रहा है? तुझके जहांगीर में, कि उनका बेटा जो है गिरफ्तार करने के लिए अपने सेना को भेजा, सेना लोग उसको पकड़ के लाए, और उसको जब पकड़ के लाए तो वो डर के मारे क्या दिया नजराने में? 80 ठोक हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किए, ऐसा कहा जाता है। इसके आत्मकथा में यही पता चलता है कि जहांगीर के शासनकाल के 14वें वर्ष में यह घटना घटित हुई थी, यानी कि 1619 में। ये जो घटना है लिख लेंगे रिकॉर्ड में। जहांगीर के शासनकाल के 14वें वर्ष यानी कि 1619 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी। जानकारी का प्रमाण तुझके जहांगीरी, ऑटोबायोग्राफी जहांगीर की। तो ये हो गया कल्याण साय के बारे में प्रमुख जानकारी। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में जानकारी मिल रही है। हो गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, देखो चारों पॉइंट, कितना पॉइंट बनाए हैं यहाँ पर? 1 2, इसको मैं मान लेता हूँ 3, और ये अपना 4। घटना को 4 तरीके से क्या किया गया? एनालिसिस किया गया। जैसे कोई कांड होता है देखे होगे, तो हमारे यहाँ तो आजकल न्यूज़ चैनल का कमी नहीं है। आज तक है, ठग न्यूज़ चैनल, एबीपी न्यूज़ है, दुनिया भर के है कि ना, डीडी न्यूज़ है, बहुत सारे चैनल है। हर चैनल वाला कोई कांड को अपने तरीके से क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। ठग कांड बताओ अभी रिसेंट वाला, कौन सा? एसएससी घोटाला। हाँ एसएससी घोटाला। नहीं, तुम लोग को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना। मैं थोड़ा तुम लोग का इंटरेस्ट बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, यहीं का अपन ले लेते हैं, तत्कालिक वाला है ना, सबसे मज़ेदार। मैं तो लेकिन थोड़ा उसमें ले जाना चाह रहा था तुम लोग को। क्या है इंदौर वाला मामला, इंदौर में हुआ था, मालूम है तुम लोग को? अरे इंस्टा फेंक कर दिखाता था एक दिन, मैं देखा तो उसी को देखते हुए मेरी रात निकल गया। क्या मर्डर वाला है ना, क्या नाम था उसका, बाबू, तुम लोग को नहीं पता? अरे वो घुमाने ले गए थे उधर। अरे नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ सोनम वाला है ना। हाँ सोनम, राजा रघुवंशी है ना। हाँ अचानक मैं एक दिन देखा, अरे बाप रे, मैं पूरा शायद देखते गए पूरा रात निकल गया, पता है इतना। हाँ तो उसमें देखोगे हर न्यूज़ चैनल उसके बारे में अलग अलग दिखाया कि ऐसे हुआ। तो खैर वो तो छोड़ा, पर अपने यहाँ की बात कर लेते हैं, उतना दूर क्या है। ये कौन सा एग्ज़ाम हुआ था अभी?
एडीआई, एडीआई नहीं रे, वो पीडब्ल्यूडी वाला है ना, अभियंता वाला, जिसमें वो पकड़ाए नकल करते हुए। तो नकल करते हुए पकड़ाए तो उसको अलग अलग चैनल वाले अपने अपने हिसाब से क्या किए, प्रस्तुत किए कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसा करके। तो ऐसे ही मान के चलते हैं, ये जो घटना है इसको चार लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। पहला आदमी रिपोर्टर कौन है, बाबूराम, क्या बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लो। तो उन्हें क्या बताया है कि जो भी विवाद हुआ, विवाद के सिद्ध होने के बाद जो है ये 8 वर्षों तक मुगल शासक किसके दरबार में, अकबर के, ये बोल रहे हैं अकबर, अभी तक पूरा जहांगीर जहांगीर सुने हो, ये क्या बोल रहे हैं, अकबर के दरबार में रहे। और यहाँ रहकर उनको क्या बताया गया, राजस्व संबंधी जानकारी बताया गया। फिर वापस वो रतनपुर लौट गए। तो ये यहाँ पर ऐसे पढ़ के देखने से तो मैटर एकदम ज़्यादा हाई फाई नहीं लग रहा है, सिंपल लग रहा है, लेकिन इधर पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। शिवदत्त शास्त्री, क्या बोल रहे शिवदत्त शास्त्री अपने इतिहास समुच्चय बुक में, कि एक पहलवान था, नाम क्या था पहलवान का, गोपाल राय। इसको पहलवानी आता था, है ना, पहलवानी के दम पे किसको छुड़ा दिया, कल्याण साय को। और जो भी इसके ऊपर लगा रहा टकोली टैक्स या फिर जो भी जुर्माना था, वो सब क्या हो गया, माफ हो गया। ये दूसरा मैटर। तीसरा मैटर, गीत, गांव देहात में गीत, दीवार गीत, गोपल्ला गीत, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। इसमें बताया गया कि कल्याण शाह जो है दिल्ली में गया था, उसमें जहांगीर क्या कर थे, मुगल बादशाह थे और उसके शासनकाल में गए थे, ऐसा करके गाना चला है। उसके बाद चौथा में आप देख रहे हो जहांगीर की स्वयं की क्या है, आत्मकथा। आत्मकथा का नाम क्या है, तुझके जहांगीरी। क्या बता रहे हैं कि केस तो चल गया था, इसके कांड तो किया था, तो इसके पकड़ने के लिए क्या भेजा गया, सेना भेजा गया, है कि नहीं। सेना कौन भेजा, उसका बेटा परवेज, परवेज ने अपना सेना भेजा और सेना पकड़ के ले आई किसको, कल्याण साय को, और सबके दरबार में पेश किया गया। किसके दरबार में पेश किया गया, जहांगीर के दरबार। उसको पूरा बांध बूंदी के लाए, है ना, बांध बूंदी के लाए तो किसके दरबार में है, जहांगीर दरबार है। अब वो खुद आया है तो खाली हाथ तो आया नहीं, है कि नहीं, जमींदार था वो भी, राजा था हिसाब से। तो उन्होंने उनको खुश करने के लिए क्या दिए, 80 हाथी और 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। और ये जो घटना है इसमें पता चलता है कि जहांगीर उस समय शासन कर रहे थे, उनका 14वां साल चल रहा था, यानी कि 1619 के समय की ये घटना है, ये वारदात है। तो इस प्रकार से ये मैटर को याद रखना है। हो गया क्लियर। अब आप लोग किसी को सुना सकते हो कि क्या हुआ था कल्याण साय के साथ। चलिए, अब कल्याण साय का मैटर सॉल्व हो गया, कल्याण साय आ गए हैं। अब ये क्या करेंगे आने के बाद अपने शासनकाल में, क्योंकि ये भी लगभग 37 साल राज किए हैं। तो 37 साल राज किए हैं, तो यहाँ पर इनके प्रशासनिक कार्यों पे आपको चर्चा करना है। प्रशासनिक कार्य किनका, कल्याण साय का। वहाँ रह के किसका ट्रेनिंग किए जी, राजस्व वाला, है ना, RI पटवारी वाला। तो देखो ध्यान देना, लिखेंगे इन्होंने जो है जमाबंदी प्रणाली या जमाबंदी व्यवस्था, ये प्रशासनिक कार्य ध्यान रखना, इनका जो पूरा प्रशासनिक कार्य जो मेन जो काम किया, जो इनके लिए इसको याद किया जाएगा, वो था राजस्व सुधार, राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए। राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए इनको जाना गया, क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग करके आया था वहां से। याद रहेगा, राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए। जिस तुम लोग अभी डिप्टी कलेक्टर बनोगे, नायब तहसीलदार बनोगे या RI बनोगे, पटवारी बनोगे, आप कौन सी विभाग में रहोगे, मेन राजस्व विभाग। आपका जो मेन विभाग है वो राजस्व विभाग। और राजस्व में क्या चीज़ आता है, यही सब भूमि, है ना, भूमि, जमीन, मेन जमीन आता है। जमीन चाहे कृषि भूमि हो चाहे आवासीय भूमि हो, जैसा भी हो। और भूमि सबसे बड़ा मेन चीज़ जानते हो। तो ये राजस्व संबंधी विवाद, राजस्व संबंधी व्यवस्था में सुधार का इनका कार्यकाल को जाना गया, क्योंकि वो भुगत के आया था जा रहे हो नहीं, वो चीज़ को वो करके आया था। तो चलो यहाँ पर ध्यान दो, इन्होंने पहला व्यवस्था जमाबंदी व्यवस्था लागू किया, जमाबंदी व्यवस्था लागू किया, ऐसे आता है, जमाबंदी व्यवस्था। उसके बाद लिखो गढ़ व्यवस्था की शुरुआत, गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की। गढ़ व्यवस्था
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। जमा बंदी व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, यही गढ़ व्यवस्था आगे चले क्या हो जाएगा, 36 गढ़ों की जानकारी मिलता है, गढ़ों की जानकारी। और लिखेंगे राजस्व पुस्तिका, राजस्व पुस्तिका का निर्माण या राजस्व पुस्तिका बनाया। जिसे आप लोग देखोगे जब आरआई पटवारी बनोगे तो राजस्व संहिता बना हुआ है। संहिता मतलब राजस्व संबंधी नियम कानून, उस बुक में सब जानकारी दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या रहता है। एक्ट जी राजस्व संबंधी, जैसे आप लोग हमारा भारत चलता है संविधान के नियमों से चलता है, 395 अनुच्छेद दुनिया भर का अध्याय पढ़ते ही नहीं पढ़ते हो, तो उसके तहत पूरा काम चल रहा है। ऐसे ही आप जब आरआई पटवारी या डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो आपको राजस्व संहिता पढ़ना पड़ता है। आपके पास रहेगा इतना बड़ा बुक, उसी को ट्रेनिंग करवाते हैं साल भर, या उसी के हिसाब से आपको काम करना रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, नियम वाला राजस्व पुस्तिका, ये आपको ध्यान रखना। तो राजस्व पुस्तिका का निर्माण किया, ऐसा आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, राजस्व व्यवस्था के लिए। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो किया वो 3 चीज़ क्या है, वहाँ से आने के बाद देख लो अच्छे से, जमाबंदी व्यवस्था, गढ़ व्यवस्था, राजस्व पुस्तिका का निर्माण। आगे चल के इनकी जो व्यवस्था है इससे अंग्रेज लोग काफ़ी कुछ हेल्प लेंगे। ध्यान रखना 1868 ईस्वी में, अंग्रेज जमाना 1854 में आ गया था, तो आप लोग लिख लेना खास जो है 1868 ईस्वी में एक अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी थे, लिख लेना अंग्रेज अधिकारी जो कि स्थायी बंदोबस्त अधिकारी थे। स्थायी बंदोबस्त आप लोग पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस पूरे इंडिया में स्थायी बंदोबस्त कानून लाया था। और ये स्थायी बंदोबस्त जो है था किससे संबंधी, जमीन संबंधी, राजस्व संबंधी। तो उसी के तहत जो है हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उस समय स्थायी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में कौन था, तो याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम था मिस्टर चिस्म। मिस्टर चिस्म, चिप से नहीं बोलना है, हाँ, मिस्टर चिस्म। तो ये चिस्म जो है एग्जाम में कई परत में पूछेगा, कई बार पूछे है। 1868 याद कर लेना। तो 1868 ईस्वी में मिस्टर चिस्म जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, स्थायी बंदोबस्त अधिकारी था, ये मान के चलो आरआई था, आरआई पटवारी इसमें नहीं, तो उस टाइप का ये अधिकारी, या तहसीलदार मान लो, नायब तहसीलदार था। तो मिस्टर चिस्म जो है स्थायी बंदोबस्त अंग्रेज अधिकारी थे। उन्होंने जो है ये जो राजस्व पुस्तिका बनाया था, ये गढ़ व्यवस्था बनाया था, उन्हें अध्ययन किया। ठीक है जी, उन्होंने अध्ययन किया इस राजस्व पुस्तिका का, और उसके माध्यम से रतनपुर और रायपुर के, ध्यान रखने यहाँ पर, अध्ययन कर के रतनपुर व रायपुर के 18 गणों का उल्लेख किया। ये 18 गणों को बांटने में, डिवाइड करने में, समझने में उनको आसानी हुई। समझ में आया यहाँ पर। ये भी हमको जानकारी मिलती है कि ये जो राजस्व व्यवस्था बनाए थे, सुधार हुआ था, तो हमें एक खास पता चलता है कि इसके शासनकाल के समय में, ध्यान रखना, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये अपना छत्तीसगढ़, तो उस समय छत्तीसगढ़ से ये अपना बादशाह काल में कह सकते हो या मुगल साम्राज्य काल में छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
दक्षिण कौशल नहीं कहा जाता, पूरे छत्तीसगढ़ को उस समय क्या बोला जाता था? रतनपुर। ये ध्यान रखना। कौन से काल में? मुगल काल में। ये प्रश्न आया है, मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर कहा जाता था। छत्तीसगढ़ नहीं कहा जाता था, नहीं दंडकारण्य या दक्षिण कौशल कहा जाता था। क्या बोला जाता था? केवल रतनपुर। रतनपुर बोला जाता था। ये एकदम ध्यान रखना, एग्जाम में आ गया 2-3 बार, कई भी सवाल बन सकता है। और इस क्षेत्र से जो है टोटल उस समय जब कल्याण साय शासन कर रहे थे, उसमें 6 लाख रुपए का सालाना या प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त होता था। और ये खासकर खालसा भूमि से। खालसा भूमि से, खालसा भूमि मतलब होता है सरकारी जमीन से। तो सरकारी जमीन को ही खालसा भूमि बोला जाता था। तो सरकारी जमीन से जो है सालाना 6 लाख रुपए का राजस्व या इनकम या पैसा प्राप्त होता था। कौन से जमाने में? हाँ, जब यहाँ पर कल्याण साय राजा थे। तो छत्तीसगढ़ से ना, ध्यान रखें, 6 लाख कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ इलाके से, यहाँ से लिखा हूँ ना। इसका मतलब क्या हुआ? यह मैप दिखाया हूँ। तो 6 लाख सालाना राजस्व प्राप्त होता था। कहाँ से? खालसा भूमि से। ध्यान रखना। इसमें जमींदार या राजा कौन थे? राजा कल्याण साय। तो ये हमारे राजस्व पुस्तिका से पता चल रहा है कि सॉरी, ये सब व्यवस्था से, जमाबंदी व्यवस्था से पता चल रहा है। जमा कर रहे हैं, इतना पैसा जमा हो रहा है कि नहीं? सब टैक्स वैक्स पटा रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो ये हो गया इनके बारे में खास याद रखना, डिटेल। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखना, थोड़ा सा याद करोगे इनके पिताजी को, अपना बहारेंद्र साय और लक्ष्मण साय को। बहारेंद्र साय के बारे में देखो। बहारेंद्र साय ने, ध्यान रखना, कोषागार बनाया था। क्या बनाया था? कोषागार, मतलब राजकोष या बैंक कह लो। अब बैंक में क्या होगा? पैसा जमा होगा। तो जमा के लिए कौन बनाया जमाबंदी? कल्याण साय। तो बाप कोषागार और बेटा जमाबंदी। बात समझ में आ रहा है? ये कोषागार बना रहा है, बेटा उसमें जमा करने के लिए जमाबंदी व्यवस्था बनाया। हो गया। तो दोनों के अगर प्रशासनिक कार्य अगर पूछा जाए कि बहारेंद्र साय का प्रशासनिक कार्य क्या है, तो नया राजधानी बनाकर उन्होंने कोषागार बनाया। और कल्याण साय का प्रशासनिक कार्य अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? राजस्व सुधार में उन्होंने जमाबंदी प्रणाली बनाया और राजस्व सुधार में राजस्व पुस्तिका का वो किया, जिसमें पूरा राजस्व का पूरा जानकारी मिलता है। हो गया खत्म। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है इनके शासनकाल का। अब आते हैं अगला पुत्र, कौन सा नंबर होगा बताओ? 11 के बाद 12, 13, 14वां। नाम क्या होगा? लक्ष्मण साय। समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को? लक्ष्मण साय, इनका शासनकाल 1581। इन लोगों को ईयर जानने की जरूरत नहीं है ना। जो भी मैंने ईयर रटवाया है आप लोगों को, वो शुरू के ड्रीम 11 का, ठीक है, 11 राजाओं का याद रखना है एकदम। बाकी शुरू जो है 300 साल बाद थोड़ा सा जहांगीर का, सॉरी, कल्याण साय और बहारे साय का जान लोगे तो काम चल जाएगा। लक्ष्मण, तो इनके बारे में लिखेंगे। इनके कार्य में केवल एक ही ठोक काम लिखना, इन्होंने जो है बही खाता का निर्माण किया। बही खाता, सॉरी, इसी को देश बही खाता ये ध्यान रखना बस। तो बही खाता का निर्माण। अब थोड़ा ध्यान देना, 3 चीज, बहारेंद्र साय, बेटा कल्याण साय, इसका बेटा लक्ष्मण साय। तीनों के मेन जो प्रशासनिक कार्य है उनको थोड़ा सा सीक्वेंस समझो। बहारेंद्र साय बनाया कोषागार,
यानी कि खजाना या खजांची या फिर वो राजकोष। कल्याण सहाय जमा बंदी, कोषागार में जमा करना है पैसा। अब जमा कौन कौन कर रहा है, जमा कौन कौन कितना कर रहा है, उसका पूरा डिटेल कहाँ मिलेगा, बही खाता में। जैसे आप लोग बैंक खाता है नहीं, तुम लोग का होगा खाता, कभी कभी आप लोग पासबुक, आपके पास पासबुक है, बैंक खुला है, पासबुक भी मिला होगा। पासबुक में क्या रहता है, पूरा एंट्री करवाते हो, कितना निकाले और कितना जमा किए, है कि नहीं। तो कितना निकाले कितना जमा किए वो पूरा डिटेल ही क्या हो गया, आपके लिए बही खाता हो गया। वो पासबुक क्या है, बही खाता। तो भाई राज्य में इतने लोग किसान हैं, इतने लोग आदमी हैं, वो लोग जो भी जमा करते रहे होंगे उनका डिटेल किस में रहता रहा होगा, बही खाता में। हर साल का टैक्स, तो यहाँ पर जमाबंदी का पूरा डिटेल के लिए क्या बनाया गया, बही खाता, अकाउंट डिटेल कह सकते हो। तो तीन चीजें याद कर लो सीक्वेंस, कोषागार, जमाबंदी, बही खाता। बाप बेटा पोता जैसे भी है। और एग्जाम में कई परत से पूछा, ये तीनों चीज को ना बार बार पूछता है, कोषाबंदी, कोषागार की स्थापना, जमाबंदी व्यवस्था, बही खाता की स्थापना या बही व्यवस्था किसने शुरू किया। तीन अलग अलग राजा है, तीनों एक ही साइंस देख रहे हो, है ना। याद हो गया सबको। चलिए अब आते हैं लक्ष्मण शाह के बाद अगला राजा तखत सिंह। नंबर कौन सा होगा, 15वां, तखत सिंह। इनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है लिख लेंगे। तखत सिंह जब राजा बना, इनका शासनकाल 1685 से 1689। 1685 से 1689, लटपट 4-5 साल। तखत सिंह ज़्यादा देर नहीं बैठी इस तखत में, तखत ले उलट है ना। कौन, तखत सिंह। चलो तो तखत सिंह के बारे में याद रखेंगे। इन्होंने जो है तखतपुर नगर बसाया, नगर की स्थापना। कौन से नगर, तखतपुर। आप लोग सुने होंगे तखतपुर जो है एक अभी वर्तमान में एक तहसील है, एक तहसील है, ये ब्लॉक है जो कि कौन से जिले में आता है, बिलासपुर में। मुंगेली नहीं बोलना है ना, बिलासपुर जिले में है एक तखतपुर तहसील, सुने होंगे। तो तखतपुर की स्थापना तखत सिंह ने करवाया अपने शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उन्होंने मंदिर भी बनवाया तखतपुर में, शिव मंदिर। तो तखतपुर का शिव मंदिर कहाँ है करके एग्जाम में आता है, तो आपको बोलना है बिलासपुर में है, जिला में है। तखतपुर का शिव मंदिर जिसको तखत सिंह ने बनाया वो कौन से जिले में आता है बोलने से, बिलासपुर जिला। अब सबसे जो खास इंपॉर्टेंट है, इनके शासनकाल जब 1685 1689 चला था, तो इस समय इनके समकालीन, ध्यान, समकालीन मुगल शासक या मुगल बादशाह कौन था, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ये जब शासन कर रहे थे तो समकालीन मुगल बादशाह आगरा दिल्ली में बैठ के कौन राज कर रहे थे, तो आपको बोलना है औरंगजेब। शॉर्टकट में नाम इसका औरंगजेब है, पूरा नाम बोलोगे तो इतना बड़ा नाम है कि मत पूछोगे। औरंगजेब का पूरा नाम एग्जाम में आता है। अकबर का पूरा नाम बताओ, जहांगीर का पूरा नाम, भयंकर बड़ा बड़ा नाम है लोग का, तुम लोग का पूरा परिवार का नाम आ जाएगा इसके के नाम में, ठीक है। औरंगजेब। तो औरंगजेब के शासनकाल में आपको ध्यान रखना है तखत सिंह का राज चला था, और इसी समय आपको ध्यान रखना है तखत सिंह के 3 भाई थे, लिख लेना, सरदार, बखत और रघुनाथ। इनके प्लस 3 भाई, प्लस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसको भी जोड़ना है ना। टोटल कितने हो जाएंगे फिर, 4 भाई। पहला सरदार सिंह, दूसरा बखत सिंह और तीसरा रघुनाथ सिंह। ये सब भाई थे। तखत सिंह के 3 भाई, सरदार, बखत और रघुनाथ।
अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, तखत सिंह जो है पुत्र विहीन थे, याद रखना, पुत्र विहीन या फिर निः संतान। इतिहास पढ़े हो, ऐसे बहुत से राजा हुए जो लोग निसंतान हुए, कहना चाहिए उनके बच्चे ही नहीं आए। पर एक इतिहासकार है शिवदत्त शास्त्री, थोड़ी देर पहले नाम लिया ना, शिवदत्त शास्त्री, उनकी रचना है इतिहास समुच्चय। उसने बताया कि तखत सिंह भले ही पुत्र विहीन थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी मतलब स्त्री का नियोग कराकर एक दीवान बड़गैया नामक ब्राह्मण से शास्त्र देखकर और द्रव्य देकर प्राप्त किया, जिसका नाम था राज सिंह। तो तखत सिंह का जो है बेटा पुत्र नियोग प्रथा के माध्यम से, नियोग प्रथा से प्राप्त हुआ, जिसका नाम था राज सिंह। ये क्या है नियोग प्रथा, आप लोग गूगल में सर्च मारना, पता चल जाएगा। मैं इसको ऐसे ही सिंपल बता रहा हूँ। आजकल देखोगे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा होता है, और बच्चा होता है आजकल वो सरोगेसी से। सरोगेसी जानते हो ना, बड़े बड़े हीरोइन लोग ऐसी करते हैं, है ना। वो जितने भी हीरोइन हैं वो लोग क्या है, अपना बच्चा खुद के गर्भ में नहीं रखते 9 महीना, वो किसी दूसरे के गर्भ में रखवाते हैं। ऐसी कई 2-3 मूवी बना है, मैं देखा भी था। बहुत फेमस पिक्चर था एक, क्या तो नाम भूल गया, पर देखा था ना। हाँ, वो कृति सनन का है ना, क्या मम्मी था क्या, नहीं भूल गया, इतना याद नहीं रहता। अच्छी मूवी है ना। तो सरोगेसी, बड़े बड़े विदेश में यही सब चलता है, सरोगेसी। ठीक है, वो लोग क्या, हीरोइन लोग अपना शरीर को एकदम वो रखना चाहते हैं, बैलेंस, है ना। मम्मी बनने के बाद क्या है, थोड़ा सा लेडीज़ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोन्स चेंज, तो थोड़ा शरीर में अलग टाइप का दिखने लगता है। तो हीरोइन लोग को जानते हो, सब ध्यान रखते हैं, तो सरोगेसी से बच्चा पैदा कराते हैं। तो सरोगेसी टाइप की चीज़ है, मान चलो यहाँ पर खुद से हो नहीं रहा था, या फिर सिस्टमेटिक कुछ अलग तरीके से नियोग प्रथा से एक बच्चा आया, जिसका नाम क्या रखे, राज सिंह। बाद भविष्य में राज सिंह क्या बनेगा, तखत सिंह के बाद अगला राजा बनेगा। ऐसा नहीं, राज मतलब लट्टे पट्टे का इस लइका इस सिंपल, दुनिया भर के इलाज पानी करे के बाद नाम था क्या, राज सिंह। अब यहां पर ध्यान रखना, ये खास घटना है ना, इतना मशक्कत किसी राजा को करना नहीं पड़ा जितना कौन किया, तखत सिंह। तो तखत सिंह आपको ध्यान रखना है, राज सिंह इनका बेटा है। इनके शासनकाल में खास घटना याद रखना है। हाँ ठीक, शिवाजी का आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ में। शिवाजी, वीर शिवाजी, छत्तीसगढ़ में इसका आगमन होता है। ये जो है औरंगजेब के, जानते हो औरंगजेब का और शिवाजी की बहुत बड़ा कहानी है। औरंगजेब जो है शिवाजी को गिरफ्तार कर लिए थे ना शिवाजी को। अब पर शिवाजी जो है दिमाग लगा के उनके जेल से बाहर भाग निकले वो। तो उधर से भागते भागते, आगरा दिल्ली से भागते भागते छत्तीसगढ़ से होते होते वो कहाँ चाहे रायगढ़ गए। रायगढ़ मतलब महाराष्ट्र, उनका जो मेन जगह। तो उस दरमियान वीर शिवाजी कहाँ थे, छत्तीसगढ़। और उस समय छत्तीसगढ़ में राजा कौन थे, तखत सिंह। तो तखत सिंह में कौन बैठ गए आके, शिवाजी। तुम देखे होगे शिवाजी का फोटो रहता है तखत में ऐसे बैठे वाला, देखे हो एकदम ऐसे शिवाजी छोटे मोटे आदमी ना है ना, शेर के मुंह ले, शेर ला दूध पियाए हो शिवाजी है, मजाक नहीं सही। हाँ मतलब इतना निडर था कि शेर लोग भी उनके सामने शांत हो जाते थे। मतलब इतना अदम्य साहस किसके पास, शिवाजी के पास। छोटे मोटे आदमी नहीं है ना। खैर उसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आधा घंटा चले जाएगा। शिवाजी जब पढ़ाता हूँ ना इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, तो फिर शिवाजी का आधा घंटा मेरा लेक्चर चलता है केवल उनके जीवन के बारे में, क्योंकि उनके जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। तो शिवाजी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। उस समय शासक कौन था, कलचुरी वंश के करके सवाल आता है, तो आप बोल रहे हैं तखत। तो तखत में आके बैठ गए कौन, शिवाजी। आ महाराज से बैठ, तो स्वागत है, तखत में बैठ। ध्यान रखा, ऐसा दिमाग में आना, तखत में बैठे कौन, शिवाजी। तो ये घटना याद रखना। तो तखत सिंह के बारे में याद रखेंगे। पहले पॉइंट, नगर की स्थापना, नगर का नाम है तखतपुर, वहीं पर उन्होंने शिव मंदिर बनाया।
ये किसके समय थे? ये समकालीन मुगल बादशाह किसके? औरंगजेब। आपको ध्यान, इनके 3 भाई थे, सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। लटपट लड़का पैदा हुई, नाम का किसी कर राज सिंह। इतना याद रखना। अब तखत सिंह के बाद अगला राजा कौन आएगा? नवासी के बाद राज से आएगा कि और कोई आएगा? सरदार सिंह राज से आएगा ना। हाँ, तो अगला 16 नंबर ना, राज सिंह। राज सिंह, तो राज सिंह के बारे में कल पढ़ेंगे। राज सिंह के बाद अगला राजा कौन आएगा जी? सरदार सिंह। एस, उसके बाद आर, और उसके बाद एम। एस का मतलब आप लोग लिख लेंगे सरदार सिंह, और आर का मतलब रघुनाथ सिंह, और एम मोहन सिंह। चलो, तो ये मैं बस खांचा बना के छोड़ दिया हूँ। कल इसको समझेंगे, और कल जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो नंबर गिन लो। एक 16 हो गए ना राज सिंह, ये 17वां राजा, ये 18वां राजा, और 19 राजा। इसको पढ़ाऊंगा, तुम लोग का होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास में कि जो 15 राजा पढ़े हो, ये दे 15 राजा है, उसको तुम लोग रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करूंगा, प्लस तुम लोग से मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, बन जाएगा। और फिर इसके बाद इस चैप्टर ये जो कल्चुरी है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रायपुर की कल्चुरी पढ़ेंगे। रायपुर कल्चुरी जब पूरा पढ़ लेंगे राजाओं के बारे में, उसके बाद ओवरऑल कल्चुरी काल के व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, बन जाएगा। तो पूरा इतिहास में सबसे बड़ा जो राजवंश रहा है वो है कल्चुरी राजवंश, इसीलिए मैं इसको बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो कोई हड़बड़ी तो नहीं हो रही ना? तुमको ऐसा नहीं लग रहा यार लेट हो रहा है ऐसा वैसे? तो जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए। चलिए, आज क्लास में ही पे वर्क करते हैं। कल मेरी क्लास नहीं रहेगी, शनिवार को मेरा शनिवार क्लास ही नहीं रहेगा ना, हमेशा बता रहा हूँ। वो बहुत कम चांस रहेगा। अब वो प्रयोगशाला के लिए कल मैं आर्थिक सर्वेक्षण ये सब कराऊंगा, और बहुत सारे एमसीक्यू मैं तैयार किया हूँ उनके लिए, तो प्रयोगशाला का नाम। लेकिन मैं शनिवार को मेरा क्लास नहीं रहेगा, जो भी मेरा क्लास रहेगा मंडे टू फ्राइडे, बन जाएगा। तो आप लोग मेरे से 5 दिन पढ़ोगे, 6वां 7वां दिन तुम्हारा काम रहेगा जो मैं 5 दिन पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज करना है, ठीक है जी।